प्रश्नावली 10.3 का जो सवाल आपका कथन कह रहा है, क्या कह रहा है, उन आयतों का क्षेत्रफल निकालना है। कहने का मतलब ये है कि इस प्रश्नावली में पहले ही आपका कथन में कह दिया कि हमें क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? यदि हमें किसी तरह ये मालूम हो जाए कि आयत किसे कहते हैं, आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो प्रत्येक सवालों को हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये शब्द क्या कहा, आयत कहा, तो आप लोग हमेशा आयत की परिभाषा बताइएगा कि ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो। कहने का मतलब ये है कि यदि यहाँ सामने दानव खड़ा है तो उसके सामने भी क्या होना चाहिए, दानव। एक दानव के सामने दानव, एक चुड़ैल के सामने चुड़ैल, मतलब ये दोनों आमने सामने क्या हो, बराबर हो। कहने का मतलब ये है कि आप कह लीजिए कि ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हों उसे हम क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। जैसे मैंने ABCD एक आयत बनाया, तो ये जितना लंबा AB है उतना ही लंबा आपका क्या दिखाई दे रहा है, CD, और जितना ही लंबा आपका BC है उतना ही लंबा क्या दिखाई दे रहा है, AD। तो कहने का मतलब ये है कि इसके आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या मिल गई, बराबर। तो ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हों उसे हम क्या बोलेंगे, आयत। अब आयत में क्या होता है, तो सबसे जो लंबा होता है उसे क्या बोला जाता है, लंबाई, और जो ये आपकी दिखाई दे रही है दूसरी भुजा ये क्या हो जाएगी, आपकी चौड़ाई हो गई। तो ये लंबाई चौड़ाई, तो इनमें से हम किसी को भी लंबाई और चौड़ाई मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो सबसे अधिक लंबा है तो उसको लंबाई ही मानेंगे, चौड़ाई भी सबसे अधिक ले सकते हैं। लेकिन मायने ये रखता है कि जो आयत का क्षेत्रफल है, यदि हमें किसी तरह ये सूत्र मालूम हो जाए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। कहने का मतलब ये है कि किसी भी आकृति का हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो उस आकृति की दी गई हमें भुजाएं किसी तरह यदि मालूम हो जाए तो बहुत आसानी से उसी सूत्र में रख करके उनका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता पड़ेगी, लंबाई और चौड़ाई की। तो आपका जो पहला सवाल दे दिया ए वाला, पहले वाले सवाल में आपका क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये आयत की दी गई क्रमशः क्या है, भुजाएं हैं। तो इस दी गई भुजाएं में क्या यहाँ पर कोई साफ कथन में लिखा है कि लंबाई आपकी 3 सेंटीमीटर है या चौड़ाई आपकी 4 सेंटीमीटर है? हमें नहीं मालूम है, कहीं भी फिक्स किया ही नहीं गया। तो दिए गए मात्रकों में हम किसी भी मात्रक को लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे। तो हमेशा आप लोग याद रखना आसान के लिए कि जो पहले आएगा उसको हमेशा लंबाई मानना, तो इसमें लंबाई कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर, और जो बाद वाला आएगा उसे क्या मान लेना, चौड़ाई, या इन दोनों में से किसी को भी आप लंबाई चौड़ाई मान लीजिए तो उसके मान में परिवर्तन होगा ही नहीं, किसी को भी हम मान सकते हैं। तो मैंने पहले वाले को लंबाई माना, दूसरे वाले को चौड़ाई। अब हमें लंबाई चौड़ाई मिल गई तो आप सूत्र लगा दीजिए। तो यहाँ पर लिखिएगा, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब जो लंबाई दिया है, लंबाई की जगह पे लंबाई का मान लिख दो, आगे बढ़ा तो गुणा, चौड़ाई की जगह पे किसका मान रखेंगे, चौड़ाई। तो 3 का गुणा 4 में करेंगे कितना आ गया, 12। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई।
अब सवाल यह उठता है कि वह इकाई सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, ये देख करके हम लिखेंगे। तो मात्रक किस में है? सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। तो पहले वाले का क्षेत्रफल कितना आएगा आयत का? 12 सेंटीमीटर। फिर दूसरा जो सवाल आपका दिया गया है, दूसरा सवाल क्या दिया है? 12 मीटर और 21 मीटर। कोई दूसरा आपका आयत है वह 12 आपका मीटर दिया है और दूसरा क्या दिया गया है? इसी में 21 मीटर दिया है। तो मैंने आप लोगों को सवाल में बताया कि दी गई भुजाओं में से हम किसी भी भुजा को लंबाई और चौड़ाई मान सकते हैं, क्योंकि कथन में हमारा फिक्स ही नहीं किया गया है कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो मैंने मान लिया कि लंबाई का मान कितना है? 12 मीटर है और चौड़ाई का मान मैंने क्या ले लिया? 21 मीटर ले लिया। अब हमें लंबाई चौड़ाई मालूम है तो सूत्र में आप रख दीजिए। तो क्या लिखिएगा? हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उनको आप लिख दीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई के जगह पे लंबाई का मान रख दीजिए। तो लंबाई इसमें कितना है? 12। फिर चौड़ाई कितनी है आपकी? 21 है। अब गुणा कर लो आप। तो 12 एकम 12, 12 के 2 कैरी बची 1, 12 दूना 24, 24 से कितना हो गया? 25। तो 252। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग इकाई। अब इकाई इसमें किसमें आ गई? मीटर में। तो क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर। तो इसमें के जितने भी सवाल आपके दी गए डी तक हैं, आप लोग जितना लगा पाइएगा उतना लगाइएगा, जो नहीं आएगा उसको आप अगले दिन पूछ लीजिएगा। फिर जो दूसरा इसमें कथन आपका कह रहा है, दूसरे वाले कथन में आपका दूसरे कथन कह दिया वर्ग पे आधारित। क्या कह दिया है आपका? वर्ग। तो जैसे इसमें आयत कहा तो हमें सर्वप्रथम ये मालूम होना चाहिए था कि आयत किसे कहते हैं। तो मैंने आयत के बारे में समझा, फिर आयत का सूत्र, मैंने क्षेत्रफल का सूत्र आयत का निकाला, फिर उसके बाद जो दी गई है माने हमने उठा करके उसी सूत्र में रख दिया। तो ये जो दूसरी आकृति कह रहा है कि उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। मतलब भुजाएं क्रमशः दी गई हैं और हमें प्रत्येक वर्ग की क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो अब सवाल यह उठता है कि वर्ग किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। जैसे मैंने ए बी सी डी बनाया, तो ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है। और ये वर्ग कैसे रहेगा? जैसे मैंने यहाँ 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ मैंने मैंने 2-2 सेंटीमीटर ले लिया, तो इसकी प्रत्येक भुजाएं आपस में क्या आ गई? बराबर। तो ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। और वर्ग के जो प्रत्येक कोण होते हैं समकोण होते हैं। समकोण का मतलब आपका 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और वर्ग के सभी कोणों का जो योग होता है वह 360 डिग्री के बराबर होता है। जैसे 90 में 90 जोड़ा तो 180, 180 में फिर 90 जोड़ेंगे तो 270 और 270 में फिर 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति पूछता है कि वर्ग किसे कहते हैं तो बताइएगा ऐसी आकृति जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? वर्ग। वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। कौन कौन इस आकृति में है? ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ए है। कितने शीर्ष होते हैं? 4 शीर्ष, ए बी सी डी। शीर्ष का मतलब इसका कॉर्नर का बिंदु हमें बताना रहता है कि कितने यहाँ पर बिंदु लिखे गए, यही बिंदु क्या कहलाएंगे? शीर्ष कहलाएंगे। और इसमें कितने कोण बन रहे हैं? 4 कोण बन रहे हैं। प्रत्येक कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। समकोण का मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। और प्रत्येक कोण वर्ग के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो पहला सवाल ये कह दिया कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है उसको आप जान लीजिए। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वह आपका होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि यदि हमें किसी भी वर्ग की क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें भुजा ज्ञात होना बहुत जरूरी है। जब तक हमें भुजा नहीं मालूम होगी तब तक हम किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो पहला सवाल दिया है, कह रहा कि उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित है, मतलब क्रमशः दी गई हैं। तो पहले की भुजा कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर आपका दिया गया है। तो हम सर्वप्रथम एक वर्ग बनाएंगे और इस वर्ग की प्रत्येक भुजा जो होगी वह क्या कितनी हो जाएगी? 10-10 हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसमें भुजा कितनी आपकी हो गई? भुजा 10 हो गई। और ये 10 किस में दिया गया है? सेंटीमीटर में दिया है। तो यहाँ पर 10-10 सेंटीमीटर आप लिख दीजिए। तो भुजा कितनी निकल गई आपकी? 10 सेंटीमीटर निकल गई। तो ये हमने बताया आप लोगों को कि यदि किसी तरह हमें इस वर्ग की भुजा मालूम हो जाए तो हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखिएगा, हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आपका सूत्र भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा का मान यहाँ पर कितना दिया गया है? भुजा का मान 10 दिया है। तो 10 पे कितने की, मैंने भुजा की जगह पे क्या लिखा? 10 लिखा, लेकिन इस पे कितने की घात है? 2। आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया में यदि कोई अवयव लिखा गया हो और उस पे घात लगाई गई हो तो उस अवयव को मैं उतनी बार गुणा करके लिखता हूँ जितनी उसकी घात है। तो 10 को मैं इस अवयव को 10 को कितनी बार गुणा करके लिखूंगा? देखूंगा घात कितनी है? 2। तो 10 को कितनी बार गुणा करके लिखूंगा? 2 बार। तो जब मैं 10 को 2 बार गुणा करके लिखूंगा तो 10 दहिया में कितना हो गया? 100। और क्षेत्रफल का मैंने मात्रक बताया वर्ग इकाई। तो वर्ग इकाई का मतलब इकाई किसमें है? सेंटीमीटर। तो ये किसमें हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। ये कैसे वर्ग सेंटीमीटर आया इस बात को भी आप समझ लीजिए। जैसे भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर जब आप लिखेंगे तो पहले आप संख्यात्मक मान का गुणा करिए। तो 10 का हम गुणा 10 में करेंगे 100। और यहाँ देखो संख्याओं का आधार समान, बीच में गुणे का चिन्ह, तो घातों को आपस में क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो घात कुछ भी नहीं लिखी गई है तो प्रत्येक संख्याओं की घात कितनी छिपी रहती है? 1। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। इस कारण क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा क्या होता है? वर्ग इकाई होता है। तो सवाल पहले का जितना आपका डी दिया गया है चारों लगा लीजिएगा, दूसरे का 3 दिया है वो भी लगा लीजिएगा, तीसरे का कह रहा 3 आयतों की बीमाएं, 3 आयत की बीमाएं दी गई है। तो आप बीमा का मतलब ये समझिए क्रमशः उस आयत की दी गई भुजाएं हैं। तो भुजाओं में ये आपका कन्फर्म में नहीं कहा कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो मैंने कहा जब हमें कुछ भी नहीं कन्फर्म मालूम है तो दी गई भुजाओं में मैं किसी को भी लंबाई और चौड़ाई मान सकता हूं। और मानने के बाद उनकी लंबाई चौड़ाई जैसे ही मिल जाती है तो आप इस आयत का क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल। क्योंकि आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। उसी में उठा के आप रख देना। तो पहले का सब सवाल करके लाना, दूसरे का भी टोटल करके लाना, तीसरे का भी, और जो नहीं आएगा उसको आप पूछ लेना। अगला सवाल आपका जो दिया गया है, चौथा सवाल दिया है, वह सवाल आपका क्या कह रहा है? कथन पे आधारित है। तो आप लोग एक बात हमेशा याद रखना कि यदि कहीं भी आपके सामने लिखित वाला प्रश्न मिल जाता है तो उस कथन को ध्यान पूर्वक पढ़ना और जो जो दिया है उनको सर्वप्रथम कथन में लिख लेना दिया है कि। जैसे 5वां सवाल आपका क्या कह रहा है? चौथा सवाल कह रहा है कि 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार
तो कितनी लंबाई दिया है 50 मीटर। तो सर्वप्रथम जब मैंने कथन को पढ़ा तो ये कुछ दिया है, तो इनको आप यहाँ पर लिख लीजिए। दिया है कि क्या दिया है, आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई कितनी दी गई है आपकी, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आयत की लंबाई बराबर 50 मीटर आपका दिया गया है। फिर आगे पढ़ा तो कथन में लिखा है कि आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल, इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल दिया, इसको भी आप लिख लीजिए। तो लिखिएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है आपका दिया है, इसको भी लिख लीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया, 300 वर्ग मीटर। तो 300 वर्ग मीटर आप लिख दीजिए। वर्ग का मतलब उस अवयव पे कितने की घात, 2 की घात। इसी वर्ग को स्क्वायर भी बोला जाता है, जैसे मीटर स्क्वायर, मतलब ये मीटर वर्ग है आपका, वर्ग मीटर है। तो कह रहा कि बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या किया, कथन को ध्यान पूर्वक पढ़ा और जो दिया है उसको मैंने सर्वप्रथम लिख लिया, और जो हमसे पूछ रहा वो हमें मालूम नहीं है, तो इसको जानने के लिए मैंने क्या किया, हमें वो चीज़ नहीं मालूम है तो उसी को मैंने क्या कर लिया, मान लिया। क्या पूछ रहा, आयत की चौड़ाई, तो हमें आयत की चौड़ाई मालूम ही नहीं है तो इसको आप मान लीजिए। तो यहाँ पर लिखिएगा माना कि आयत की चौड़ाई बराबर, तो माना कि आयत की जो चौड़ाई है वह कितना है, x मीटर है। तो जैसे ही मानने वाला कॉन्सेप्ट आपका पूरा होता है तो आप यह देखिए कि हमें क्या दिए गए हैं, और जो दिए गए हैं आप अपने से पूछिए क्या हमें उसका सूत्र बताया गया है। यदि मालूम है सूत्र, उसी सूत्र को आप लगा दीजिए। जैसे आयत का क्षेत्रफल दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल दिया तो उसी का हम क्या कर लेंगे, सूत्र लगा लेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर आपका सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो ये सूत्र हो गया। क्या हमें आयत का क्षेत्रफल मालूम है, कथन में देखिए तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 300 दिया गया। आगे बढ़ा तो क्या मिला, बराबर। फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला, लंबाई। अब ढूंढो क्या लंबाई का मान हमें मालूम है, तो लंबाई का मान कितना है, 50। आगे बढ़ा तो क्या मिला, गुणा। फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला, चौड़ाई। चौड़ाई को मैंने माना क्या, x। इतनी बात क्लियर हो गई। मैंने क्या किया, सूत्र को लिखा, जिसका मान मालूम था मैंने उसके जगह पे उसका मान उठा के रख दिया। अब मैथ का नियम ये कहता है, यदि मैं 50 गुणे x बराबर पूछूं कि कितना होगा, तो कितना है आपका 50 गुणे x बराबर दिया गया है, तो इसको या करके ऐसे भी आप लिख सकते हैं 50 गुणे x बराबर 300। क्योंकि दो पक्ष आपस में बराबर है, तो चाहे मैं इसको पहले लिखूं चाहे मैं इसको बाद में लिखूं, उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। फिर मैथ का नियम ये कहता है कि जिसका मान निकालना केवल वही एक पक्ष में रहे, तो इस पक्ष में केवल क्या रहना चाहिए, x। तो आप केवल x को लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए। जैसे ही आगे बढ़ा तो क्या मिला, बराबर। फिर जैसे आगे बढ़ा तो क्या मिला, 300 मिला। तो आप जानते हैं यदि किसी भी संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह विपरीत हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये गुणा है तो गुणा का विपरीत क्या हो जाएगा, भाग। क्योंकि हमें एक पक्ष में केवल x चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसको हमें क्या करना पड़ेगा, उठा के फेंकना पड़ेगा। और जब किसी अवयव को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में उठा के फेंकेंगे तो चिन्ह क्या होता है, विपरीत। तो गुणा का उल्टा क्या हो गया, भाग। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो 5 का पारा कितनी बार पड़े कि 30 आ जाए, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6। मात्रक किस में दिया गया है, मीटर में। तो चौड़ाई का जो मान आ गया है आपका कितना मीटर आ गया, 6 मीटर आ गया। कहने का मतलब ये है कि कथन को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए और जो दिया है उनको आप बारी बारी से लिख लीजिए। जो मालूम है, जो दिया गया है, यदि उसका सूत्र मालूम है तो उसी के सूत्र में उठा के रख दीजिए।
यही केवल कॉन्सेप्ट है। फिर मैथ का नियम ये कहता है कि जिसका मान निकालना है उसका चोचा पकड़ के एक तरफ ऐसे दबा दो। कहने का मतलब वही कि केवल एक पक्ष में रहे और बाकी को उठा करके घपाघप फेंक दो। तो जब भी किसी अवयव को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में फेंकेंगे तो उसके चिन्ह में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। जैसे प्लस है तो प्लस वाला जाएगा माइनस, माइनस है तो उधर जाएगा प्लस, गुणा है तो गुणा का क्या होगा भाग, भाग है तो भाग का गुणा। ऐसे चिन्ह विपरीत होता है।